बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सबको ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कर रहा है समेकित कृषि प्रणाली का विकास। बहुत सारे संभावित रोगों की रक्षा करता है बीजोपचार। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं, उनका चयन कर उन्हें समेकित कृषि प्रणाली के लाभों के विषय में जानकारी दी जाती है। साथ ही प्रशिक्षित कर आवश्यक कृषि उत्पादनों के लिए सहयोग भी दिया जाता है। फसलों में बीज जनित रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बीजों को उपचारित कर बुआई करने से बहुत से संभावित रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल के स्वर्ण आलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण आलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की फसल में वर्तमान समय में दीमक कीट लगने की संभावना रहती है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि क्लोरोफारिफोस दवा का प्रयोग लाभकारी होता है। साथ ही यदि कीटों का प्रकोप कम हो तो जैविक दवाओं का इस्तेमाल भी कृषक कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या है खूबियां। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में। आज इतना ही। बेहतर और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि कार्य करें, गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त करें, साथ ही कोरोना का बूस्टर डोज टीका अवश्य लगवाएं। स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक के लिए फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है।
इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सरसों की खेती करते हैं। सरसों की खेती काफ़ी उपयोगी भी है क्योंकि सरसों का तेल भी काफ़ी महंगे भाव में बिकता है, जिससे हमारे किसान भाई बहन को काफ़ी मुनाफा भी होता है और इसकी खली भी काफ़ी उपयोगी है। तो सोचिए कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना ज़रूरी है, कितना हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसकी सिर्फ बुआई करके आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, इसकी देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि सरसों की देखभाल कैसे करें। हमारे झारखंड प्रदेश में तिलहनी फसलों में तोरिया, राई के साथ साथ सरसों भी मुख्य रूप से उपजाई जाती है। सरसों की अच्छी फसल पाने के लिए निश्चित तौर पर उन्नतशील बीजों का ही चयन करना चाहिए एवं वैज्ञानिक विधि से खेती करनी चाहिए। सबसे पहले खेत की भली प्रकार से तैयारी करके उचित समय पर ही बुआई करनी चाहिए, क्योंकि देर से बुआई की स्थिति में उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम के इस भाग में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरसों फसल की कैसे देखभाल की जाती है, उसका रख रखाव कैसे किया जाता है। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में उपस्थित हैं। आज हमारे सामने वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी उपस्थित हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। सर, किसान भाई जानना चाहेंगे कि सरसों फसल की कैसे देखभाल की जाती है और उसके बारे में थोड़ा विस्तृत तरीके से बताएं। किसान भाइयों, अभी जिस तरह से लेट बारिश हुई है, खरीफ में जो मानसून हुआ है वो शुरू में तो बहुत धोखा दिया है, लेकिन अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक बारिश सभी जगह हुई है, जिसके कारण नमी काफ़ी अच्छा रहा है और रबी फसलों की बुआई बड़े पैमाने पर की गई है। और अभी आपके खेतों में सरसों लहलहा रही होगी, क्योंकि ये नवंबर का महीना चल रहा है। तो इस समय उसका समुचित देखभाल आवश्यक है, नहीं तो बढ़िया उपज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो आप सरसों लगाते हैं, आजकल होता क्या है कि सरसों छींटा मारते हैं लोग और उसमें बहुत ज़्यादा एक ही जगह घना पौधा हो जाता है। तो सबसे पहला काम करना है कि जहाँ भी घना पौधा हो उसको बीच बीच में बछनी जिसको बोलते हैं, या कहिए कि विरलीकरण, जिसको निकौनी हम लोग बोलते हैं, कि जब घास निकालते हैं उसी समय जो बीच बीच में घना पौधा है उसको निकाल लें और साग के रूप में बेच लें। उसका पैसा भी मिल जाएगा आपको, या पशु को खिला सकते हैं, अच्छा चारा होता है। और बाकी जो पौधे, क्योंकि एक पौधा से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 1 बीता होना चाहिए,
1 बीता होना चाहिए। 1 बीता से कम रहेगा तो होता क्या है कि पौधे सीधे बढ़ जाते हैं, उसमें शाखाएं नहीं निकलेंगी और फल ही कम लगेगा। तो आपको लगेगा कि पौधा ज़्यादा है, ज़्यादा उपज मिलेगा, तो वैसा नहीं होकर उपज घट जाता है। इसलिए विरलीकरण बहुत ज़रूरी है। अच्छे ढंग से तैयार कंपोस्ट को 2-3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से मिट्टी की संरचना तथा जल धारण क्षमता अच्छी हो जाती है, जो कि तिलहनी फसलों के लिए लाभप्रद होता है। साथ ही बीज एवं भूमि के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा सल्फर की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। सरसों फसल के लिए सल्फर आवश्यक तत्व है, जो तेल की मात्रा तथा दाने के आकार को बढ़ाता है। जो ऊपर से खाद देते हैं, नीचे तो आप खाद दे चुके होंगे, DAP, पोटास और यूरिया भी दिए होंगे। अब ऊपर से प्रति डिसमिल के हिसाब से मैं बता दूं, या प्रति एकड़ के हिसाब से, तो प्रति डिसमिल में 1 पाव खाद आपको यूरिया का छिड़काव करना है सिंचाई के समय। सिंचाई लगभग पहला सिंचाई जो है वो लगभग 30 से 35 दिन पर करते हैं और उसी समय आपको यूरिया का छिड़काव करना है। 1 पाव से लेकर 300 ग्राम प्रति डिसमिल, यानी कि 25 किलो से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और सिंचाई जो इसके अलावा उस ऊपर से कोई खाद नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो मुख्य बात है सिंचाई की बात है, क्योंकि बिना सिंचाई के सरसों में अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पहली सिंचाई है जितना लेट हो सके उतना लेट करें। होता क्या है कि किसान भाई नमी नहीं रहने के कारण बुआई कर देते हैं और 10 दिन 15 दिन के बाद सिंचाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी बैठ जाती है, और मिट्टी जब बैठ जाएगी तो जड़ नीचे नहीं जाएगा, ऊपर फैल जाएगा और दूसरी सिंचाई बहुत जल्दी मांगेगा। और आपको जहाँ 2 सिंचाई में 3 सिंचाई में सरसों होना था, वहाँ 4 सिंचाई लग जाएगा, आपको पैसा ज़्यादा लग जाएगा और उसका बढ़वार भी बढ़िया नहीं होगा। क्योंकि जड़ें ऊपर जब फैल जाएंगी तो नीचे से जो खुराक मिलना चाहिए पौधे को वो नहीं मिल पाता है और बढ़वार उसका कम रह जाता है और उपज कम मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नमी अगर रहे तभी सिंचाई करना, तभी आपको बुआई करना है। अगर नमी नहीं है तो सिंचाई कर दे और तब बुआई करें। तिलहनी फसलों में फास्फोरस की मात्रा को सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देने से आवश्यक सल्फर की मात्रा भी पूरी हो जाती है। सरसों फसल में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकाई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है तथा 2 से 3 सिंचाई उपयुक्त होती है। सिंचाई पौधों के बढ़वार, फूल आने तथा फली बनने के समय करना चाहिए। जो देर से बुआई किए होंगे उनके लिए यही संदेश है कि आपको खेत में घूमें और जैसे ही पौधा मरका हुआ दिखे, मरका हुआ मतलब कि कुंभलाया हुआ, मुरझाया हुआ थोड़ा सा दिखना शुरू करे, तब समझ जाइए कि आपको पानी की आवश्यकता है। और यह समय सबसे बेहतर जो समय होता है वो लगभग बुआई के 30 से 35 दिन पर। तो कोशिश करना है कि 30 से 35 दिन पर या 40 दिन पर दे सकते हैं और अच्छा है, क्योंकि जितना लेट आप सिंचाई करेंगे जड़ें पानी के खोज में उतना ही नीचे चली जाती है और पौधा का बढ़वार उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए सरसों में जितना नीचे जड़ जाएगा आपका पौधा अच्छा रहेगा, इसलिए सिंचाई देर से करते हैं। लेकिन आपको अपने खेत को देखना है, पौधे को देखना है। ऐसा ना हो कि देर से करने में आपका पौधा ही खराब हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन कोशिश करना है कि 25 से पहले, बुआई के 25 दिन से पहले सिंचाई न करें। और सबसे बढ़िया जो समय होता है वो लगभग 30 से 35 दिन के अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी सिंचाई है वो लगभग 70 से 75 दिन पर आपको करना है। यही 2 सिंचाई अगर करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। कभी कभी जल्दी सिंचाई करने पर 3 सिंचाई आपको करना पड़ सकता है। सरसों की फसल में कीट के रूप में लाही का प्रकोप सबसे अधिक होता है, जिसे मोनोक्रोटोफास दवा के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। रोगों में पत्र लांछन तथा हरदा रोग तिलहनी फसलों में पाया जाता है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर उचित दवाओं द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार देखरेख द्वारा सरसों फसल की उचित उपज लेकर हम लाभान्वित हो सकते हैं। कभी कभी होता है क्या कि सरसों में फफूंद रोग भी आ जाता है। कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिला है कि हाथ जैसा बनने का बीमारी, जिसको वाइट रस्ट बोलते हैं, पूरा देखिएगा कि सफ़ेद फफूंद आ जाएगा और ऐसे हाथ बनने जैसा उसमें नज़र आएगा। जहाँ बाली बनना, शाखाओं में कैप्सूल बनना चाहिए, छिमी बनना चाहिए, वहाँ पर हाथ जैसा बन जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और उसका बढ़वार नहीं होगा और पौधा आपका खराब हो जाएगा और उपज नहीं मिलेगा। तो वैसा अगर एक आध पौधा में कभी दिखे तो आप समझ जाइए
कि व्हाइट रस्ट आ गया है, और उसके लिए कोई भी फफूंदनाशक जैसे टेबुकोनाजोल आजकल सबसे प्रचलित दवा है, तो टेबुकोनाजोल 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 छिड़काव करें तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी आपने देखा सरसों की देखभाल कैसे करें, तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए हम काफ़ी खाद का प्रयोग करते हैं जिससे फसल अच्छा तैयार हो जाए। तो आज हम जानेंगे संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग मृदा स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ चुके हैं ICAR प्लांडू में, जहां हम बातें करेंगे डॉक्टर SK नायक से और इनसे जानेंगे कि मृदा के क्षेत्र में संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे किसान भाइयों, आप लोग जो जानते हैं, जो पोषक तत्व जो ऐसा है जो हम खाद डालते हैं, जैसे यूरिया है, DAP डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं, उसमें जो हमारा उपादान होता है वही पोषक तत्व होते हैं। जैसे आप जैविक खेती अगर भी करते हैं, जैविक खाद भी डालते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे पोषक तत्व होते हैं। तो अगर हम पोषक तत्व की अगर बात करते हैं तो पौधे को चाहिए 17 पोषक तत्व चाहिए। ऐसे पोषक तत्व हैं कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ जो है ना कम मात्रा में चाहिए। जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी होते हैं मुख्य पोषक तत्व उसको हम कहते हैं। मतलब ज़्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए। उसके अलावा जैसे कम जो मात्रा चाहिए और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें उस कैटेगरी में आते हैं कि हमारा जो जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, उसके साथ हमारा आयरन है, मैंगनीज होते हैं। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए कम मात्रा में चाहिए, वो सूक्ष्म कैटेगरी में आते हैं। अगर हम पौधे को चाहिए, अगर पौधे में अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस खाली डालते हैं और या पोटास नहीं डालते हैं तो उसमें असंतुलित हो जाते हैं। कोई भी पौधे में अगर हम जितना चाहिए पौधे को अगर हम उतना नहीं दे पाते हैं तो असंतुलित हो जाता है। इसका और भी बहुत सारे कारण होते हैं। हर मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, तो मिट्टी के अनुसार पौधे को जितना चाहिए अगर नहीं मिल पाता है तो असंतुलित होता है। और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी जांच बहुत ज़रूरी है। किस मिट्टी में कितनी प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं, कौन सा कमी है, कौन सा ज़्यादा है, वो हमें पहले जांच के द्वारा ही पता चलता है। तो ये पहले जांच करके हमें मिट्टी को पहले सुधारना होगा, कम है या ज़्यादा है तो हमें नहीं डालना है, और अगर बहुत कम है तो हम उसको कितनी मात्रा में डालना है, ये बहुत जानकारी होना चाहिए। किसान को ये जानकारी होना चाहिए। और जांच जैसे हमारे हर लैब होते हैं, जैसे राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ आप जांच भी करा सकते हैं और उससे आपको पता चल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी अगर खाद अगर ज़्यादा डाल देते हैं, मान के चलिए हमें जांच नहीं करके हम खाद डालते हैं, यूरिया अगर ज़्यादा डाल देते हैं, तो यूरिया ज़्यादा डालने से हमें क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए जैसे बढ़वार होता है पौधे, नाइट्रोजन क्या होता है कि बढ़वार के लिए पौधे को चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़वार हो जाता है तो पौधा मुलायम हो जाता है और मुलायम होने से उसमें कीड़ा का प्रकोप होता है। जैसे ज़्यादा मुलायम हो जाएगा तो उसमें कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा होगा। तो ये इम्बैलेंस हो गया, ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन हो गया। तो उसी हिसाब से खाली फास्फोरस हम डालेंगे, खाली DAP डाल देते हैं या यूरिया अगर हम नहीं डालेंगे तो उसमें भी हमारा इम्बैलेंस होगा। जब भी हम इम्बैलेंस होता है पौधे में तो कीड़ा का प्रकोप और जो भी है बीमारी होता है ये सभी बढ़ जाता है। उसके चलते हमारा पौधा जो है जितना पैदावार होना चाहिए उतना नहीं दे पाता है। उसके चलते हमारा पौधा, हमारा जो ईल्ड है, जो मार्केटेबल ईल्ड जैसे होता है वो नहीं कर पाता है। किसान उसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है। और साथ ही साथ ज़्यादा अगर हम खाद डालते हैं, जैसे मैं यूरिया की बात कर रहा, ज़्यादा अगर हम खाद डालते हैं तो हमारा जो भूगर्भ में जो जल है वो हमारा जो नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रेट पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, वो हमारा भूगर्भ में चला जाता है और पानी भी खराब हो जाता है, वो पीने के लायक नहीं होता है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो उस एरिया में ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से हमारा जो भूगर्भ का जो जल हो गया है वो बहुत सारे लीचिंग लॉसेस होता है और उससे पानी खराब हो जाता है, पीने लायक नहीं हो पाता है। तो इससे हम लोगों को जो ह्यूमन बींग है, जो हम आम परेशानी होता है कि हमारा जो पानी भी खराब हो जा रहा है, मिट्टी भी वो ज़्यादा डालने से खराब हो रहा है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए मिट्टी जांच जरूरी है और साथ ही साथ जैविक खाद भी हमें डालना है। अगर हम मिट्टी, अगर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में हमारा अम्लीय मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी में ये परेशानी होता है कि हमारा pH बहुत ही कम रहता है। और झारखंड में देखा जाएगा तो 4.5 से लेके
5.5 के बीच हमारा पीएच होता है। और इस पीएच में नाइट्रोजन की हमारे बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, फास्फोरस भी कम मिलता है, पोटास भी कम मिलता है। तो ये जांच के द्वारा पता चला है कि हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये सभी इम्बैलेंस है इस झारखंड की मिट्टी में। तो हमें इसके लिए जैविक खाद भी हमें डालना पड़ेगा, साथ ही साथ यूरिया, जितना जो फसल, हर फसल में अलग अलग खाद की ज़रूरत अलग अलग होता है। तो खाद के मतलब फसल के अनुसार हमें खाद डालना जरूरी है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, मान के चलिए धान आप खेती करते हैं, अगर नाइट्रोजन उसमें 80 kg जैसे हमें चाहिए, तो अगर हम 80 kg अगर मिट्टी में पहले देखना होगा कि मिट्टी में हमारा नाइट्रोजन कितने उपलब्ध है। अगर जितना उपलब्ध होते हैं अगर उससे कम है तो हमें अगर 80 kg जो पौधे को चाहिए, जो धान के पौधे को चाहिए, अगर हमारा मिट्टी में भी पता चल रहा है कि डेफिशिएंट है, माने कम है, तो हमें 80 जो नाइट्रोजन हमें जो चाहिए उसे 25% हमें ज़्यादा करके डालना है। अगर हम कोई भी अगर जांच से पता चलता है कि मान के चलिए पोटास, अगर जांच से पता चला है कि ज़्यादा मात्रा है, जो उपलब्ध जो पोटासियम होना चाहिए उससे हमें ज़्यादा है, तो जो फसल का जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर तो 40 kg मान के चले, अगर 40 kg अगर पोटास पौधे को चाहिए तो हम 25% उसमें कम करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जांच से पता चला है कि उपलब्ध जो पोटास है उससे ज़्यादा है, तो हम उससे कम या ज़्यादा करके हम डाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम बैलेंस अगर डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तो मुख्य पोषक तत्वों की बात किया। उसके साथ साथ अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, इस मिट्टी में हमारा जो झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी में ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जिंक और बोरॉन ये हमारे जितना भी फलदार पौधा हो गया, सब्जी हो गया, खेती करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे किसान भाई आप लोग देखा होगा कि जो बोरॉन का अभाव में क्या होता है कि जैसे फूलगोभी में हमारा ऊपर में जैसे पत्ता आ जाता है और काला काला धब्बे ये सब हो जाते हैं, तो ये सभी बोरॉन की अभाव से होता है। और इस मिट्टी में बोरॉन बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो बोरॉन का प्रयोग भी उसी हिसाब से हमें करना है, स्प्रे करके करना है। और अम्लीय मिट्टी में हमें अगर मिट्टी में डालते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम उसमें फोलियर एप्लीकेशन अगर करते हैं, मतलब सिंचाई, मतलब ऊपर से ही आप स्प्रे करते हैं तब जाके फ़ायदा होता है। और जैसे हम पीएच, जैसे मैं बात कर रहा था जो पीएच, अगर पीएच को अगर हम न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उसको समान, मतलब 7 के ऊपर लाना है, क्योंकि मैंने बता रहा था कि पीएच 4.5 से लेके 5.5 होता है। तो अगर हम उससे थोड़ा ऊपर अगर लाते हैं पीएच, जैसे हम बहुत सारे पदार्थ हैं, चूना पदार्थ डाल के वो पीएच को थोड़ा ऊपर ला सकते हैं। या चूना पदार्थ किसान भाई आप लोगों के पास अगर नहीं है तो हमारे पास एक पौधा है, टेप्रोसिया हम बोलते हैं, वो टेप्रोसिया का जो पत्ता अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा पीएच को मेंटेन करता है। मिट्टी में जो पीएच होता है उसको घटने नहीं देता है। टेप्रोसिया में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होते हैं और कैल्शियम जो ज़रूरी होता है हमारा पीएच को नॉर्मल करने के लिए। तो ये टेप्रोसिया एक ऐसा पौधा है कि हमारा ये पीएच को नॉर्मल कर सकता है, हमारा मिट्टी इससे सुधर सकता है और हमारा पोषक तो संतुलित उससे हो सकता है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।